वक्त की बड़ी खबर, इन्फोसिस के नतीजों का इंतजार था, नतीजे आ चुके हैं। चौथी तिमाही में जो नतीजे आए हैं आपको बताते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें एबिट की, तो यह आंकड़ा आया है 4,927 करोड़ पर। एबिट मार्जिन की बात करें तो 21.2% पर यह आंकड़ा आया है। इसके अलावा अगर हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट का आंकड़ा देखें तो 4,321 पर यह आंकड़ा आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और अगर रेवेन्यू हम देखें 23,267 करोड़ का। कंपनी ने गाइडेंस देने से मना कर दिया है, रेवेन्यू, मार्जिन या सेल्स का कोई भी गाइडेंस देने से यहाँ मना कर दिया है। आगे चल के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है मैनेजमेंट की, जिस पे नजर बनी हुई है। लेकिन चलिए, हमारे सहयोगी आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, फर्स्ट सेट ऑफ नंबर्स जो आ रहे हैं आपको कैसे लगते हैं? नंबर्स कमजोर है और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोविड 2019 का इम्पैक्ट होगा कि यूटिलाइजेशंस और जो बिलिंग होती है उसमें डिलेज होंगे, यूटिलाइजेशन कम होगा। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी एक फ्लैटिश परफॉर्मेंस होगा, लेकिन हमारी परफॉर्मेंस से जो हमारी उम्मीद थी उससे खराब परफॉर्मेंस इस कंपनी ने डिलीवर करा है। एक एक करके वो आंकड़े समझाता हूं, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। डॉलर आए, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तिमाही दर तिमाही फ्लैट होगी, 20 बेसिस पॉइंट्स का दबाव होगा। 1.5% के आसपास डॉलर आए, तिमाही दर तिमाही गिरी है। तो हमारी उम्मीद से ज्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। रुपए में आए, हमारी उम्मीद थी 1.5% का उछाल आएगा, लेकिन केवल 3/4% की ही बढ़त देखने को मिली है। तो टॉप लाइन के केस में एक मिस है क्लियर कट। और हम लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि 1% के आसपास कोविड रिलेटेड इंपैक्ट होगा इस क्वार्टर में, और कुछ हद तक क्रॉस करेंसी का। क्रॉस करेंसी मतलब डॉलर के मुकाबले ऑस्ट्रेलियाई डॉलर हुआ, पाउंड हुआ, यूरो हुआ, इनका जो मूवमेंट होता है उसका निगेटिव इंपैक्ट पड़ना था। लेकिन लग रहा है कोविड का उससे ज्यादा इंपैक्ट है जो स्ट्रीट एंटिसिपेट कर रहा था। तो एक तरफ टॉप लाइन का डिसअपॉइंटमेंट है। अब नीचे उतरिए, इबिट में अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1.25%, 1.5% तिमाही दर तिमाही बढ़ेगा। 2.75% इबिट तिमाही दर तिमाही गिरता हुआ नजर आया है, और उसका खामियाजा मार्जिन्स पे पड़ा है सीधे सीधे। हम एक्सपेक्ट करते मार्जिन्स 10 बेसिस पॉइंट्स की कमजोरी दिखाएंगे, मार्जिन्स 75 बेसिस पॉइंट्स गिर गए। 3/4% मार्जिन्स में दबाव देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद से ज्यादा मार्जिन्स पे प्रेशर है इस कंपनी के। हाँ, प्रॉफिट के आंकड़े में 3-4% का दबाव, उस पर ज्यादा मत फोकस करिएगा, क्योंकि लास्ट क्वार्टर जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं उसमें आईटी के रिफंड्स इंक्लूडेड थे, तो उसको इवन आउट करना मुश्किल काम। अदरवाइज सारे पैमानों पर ये नंबर्स वीक लग रहे हैं कविता, दिक्कत वाली बात है। ऑलराइट, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पे रेवेन्यू अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ तो ये आंकड़ा आपको कैसे लग रहा है? रेवेन्यू का आंकड़ा जी डिसअपॉइंटमेंट है। खैर पता था स्ट्रीट को, जैसे मैं कह रहा था, फ्लैटिश परफॉर्मेंस की उम्मीद, हमारी उम्मीद से ज्यादा दबाव रेवेन्यूज के फ्रंट पे। अच्छा, एक चीज इन्फोसिस विप्रो की अच्छी बात होती है कि थोड़ा सा आगे का आउटलुक देते हैं। विप्रो अगले क्वार्टर की गाइडेंस देता है, इन्फोसिस अगले साल की गाइडेंस देता है। तो हम Q4 में थे, लास्ट क्वार्टर इस साल का था, तो हमें FY21 की गाइडेंस मिलनी थी कि कैसा होगा। पर क्योंकि अनसर्टेन एनवायरनमेंट है, किसी को पता नहीं कोविड कितना इंपैक्ट करेगा, कितना खींचेगा ये इंपैक्ट, इन्फोसिस ने विप्रो की तरह गाइडेंस नहीं दिया है। स्ट्रीट में 3 एक्सपेक्टेशंस थी। एक तो कि अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा है कि गाइडेंस ना दें, पर इन्फोसिस ने कई बार अनसर्टेन टाइम्स में भी गाइडेंस कंटिन्यू करी थी, तो बहुत लोगों का भरोसा था कि गाइडेंस देंगे। गाइडेंस देते तो कई लोग मानते थे बहुत बड़ी रेंज होती, सिंगल डिजिट छोटा सा आंकड़ा होता, लेकिन एक बड़ी रेंज की बात करते। कुछ लोग कह रहे थे निगेटिव से शुरू करते साहब, और जैसे से क्लैरिटी आई थी गाइडेंस इंप्रूव करते चलता, जैसे टिपिकली इन्फोसिस करता है, बहुत कंजर्वेटिवली गाइड करता। पर गाइडेंस इन्होंने भी नहीं दिया है। ये दिखा रहा है किस तरह का अनसर्टेन और चैलेंजिंग एनवायरनमेंट बना हुआ है। विप्रो की अब मुझे कमेंट्री याद आती है। विप्रो ने यही कहा था कि बहुत मुश्किल समय है, जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 2008-9 का, उससे ज्यादा हमें दिक्कतें झेलने को मिल रही हैं, और बड़ा कहना मुश्किल है कि आगे हालात कैसे पैन आउट होंगे। टीसीएस से कुछ भरोसा बड़ा था स्ट्रीट का, क्योंकि टीसीएस ने तमाम चैलेंजेस के बीच में कविता स्पेसिफिकली कहा था कि Q3 ऑनवर्ड्स, यानी कि इस साल का जो दिसंबर तिमाही होगा तब से हालात सुधरना शुरू हो जाएंगे। एटलीस्ट एक क्लैरिटी दी थी टीसीएस ने। अब इन्फोसिस की कमेंट्री अवेटेड होगी, गाइडेंस नहीं देना मेरे लिए थोड़ा सा एक और अनसर्टेन एनवायरनमेंट की जिसकी हम बात करते हैं। हाँ, वो अनसर्टेनिटी और बढ़ रही है। उसी पर आ रही थी, तो कमेंट्री में आप किन किन बातों पे फोकस करेंगे? बहुत सारी बातें। कमेंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट गाइडेंस क्यों नहीं दिया, इतना अनसर्टेन एनवायरनमेंट क्यों लग रहा है।
कोविड का इम्पैक्ट अब तक कितना पड़ा है, किस किस चीजों पे कोविड का इम्पैक्ट पड़ता है? भाई क्लाइंट जो बिलिंग साइकिल थी वो डिले करना शुरू कर दिया होगा, ऑर्डर्स आने बंद हो रहे होंगे, यूटिलाइजेशन में दिक्कत हो रही होगी, इनके भी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं जैसे हमारे यहाँ लोग कर रहे हैं, तो इन सब के चैलेंज। अच्छा, एक कमेंट्री की मेरे ख्याल से शुरुआत हो गई है। सलिल पारेख साहब इन्फोसिस के सीईओ आप लोग की स्क्रीन पर है, एक बार सीधे वहां रुक करते हैं। We did all of this with $9 billion of large deals for the full year. Our earnings per share grew at 8.3% in dollar terms. We had the highest cash collection in Q4 and indeed for the full year, the fiscal year that has just ended. In Q4 as well, we grew by 6.4% constant currency year on year and delivered 21.1% operating margin with $1.6 billion in large deals, some of which were in the last 2 weeks of March. We closed the year with a very strong cash position of $3.6 billion with no debt on our balance sheet. As the last 2 to 3 weeks of March saw the impact of COVID, we had activated our business continuity plans with an intense focus on employee safety and client service delivery. We today have 93% of our employees working remotely. We believe this transition was handled exceptionally well, and several of our clients have shared this feedback with us. I'm proud of our team that has worked literally around the clock to make all of this happen and ensure that our clients' service delivery was going on while we maintained absolute employee safety. We anticipate near term there'll be challenges in the business environment across a wide set of industries. However, we see increased interest from our clients in the area of cloud, virtualization, cost reduction programs, workforce transformation. Our discussions with clients already indicate to us that they want to consolidate their work with a strong player like us who has exceptional delivery, 93% remote working, and a strong financial balance sheet. Let me now talk a little bit about our efforts to help broadly the communities that we live and work in. Via our foundation, we have already dedicated rupees 100 crores towards relief efforts, including half to the Prime Minister's CARES Fund in India to help enhance hospital capacity, provide treatment, ventilators, testing kits, PPE for frontline health workers and everyone within the hospital environment. In the US, we've opened Pathfinders Online, an online learning platform for teachers, school children, and their families, so they can access high-quality computer education from home for free. Coming back to the business, given the uncertain environment where the global pandemic and client business is marred by volatility, we do not feel it'll be appropriate for us to provide an annual guidance at this stage. As a result, we are currently suspending providing guidance for revenue growth and operating margin for financial year 21. Given our strong performance in the just concluded financial year and our strong cash position, we are pleased to announce our final dividend for the financial year at rupees 950 per share, bringing the total dividend for the financial year to rupees 1750 per share. I'm extremely grateful to all our employees for their diligence through this stressful period and proud of the work that they've delivered for our clients. While we are unsure about what lies immediately ahead, we have enormous strengths that will help us navigate this period and emerge stronger from it. First, a sustained focus on client relevance. We are realigned to what our clients are looking for in this new phase. Our ability to work with clients across the entire spectrum of their needs, including accelerating their digital journey and extreme automation for cost efficiencies. ओके, तो ये इन्फोसिस के सलिल पारेख साहब। अच्छा,
कहीं धूप कहीं छाव। तो पहले तो कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू का आंकड़ा हमारे पास नहीं था, तो अगर करेंसी स्थिर होती तो परफॉर्मेंस कैसी रहती, जैसे एनालिस्ट ज्यादा क्लोजली वॉच आउट करते हैं। 6.4% हमारी टिकर टीम चला रही है कि 6.4% वो क्यू ऑन क्यू ग्रोथ हुआ है। उम्मीद थी 6% की, टीसीएस ने दिया था 3%। तो उस लिहाज से कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू का परफॉर्मेंस बुरा नहीं है, उम्मीद पे खरा उतरता हुआ। ऑपरेशनली थोड़ा सा परफॉर्मेंस वीक है, इसमें तो शक नहीं। दूसरा, जो अनसर्टेन एनवायरमेंट की हम लोग चर्चा ही कर रहे थे, वही पारिक साहब ने भी सिमिलरली कहा FY21 के लिए हम गाइडेंस इसीलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि अनसर्टेन एनवायरनमेंट के लिए हमें ब्रेसअप करना है। हालांकि वो क्लैरिटी नहीं है अभी, मेरे ख्याल से क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होगा तो ज्यादा क्लैरिटी शायद मिलती हुई नजर आए। फिर उनका मानना कब तक हालात सुधरेंगे, कितना पेन होगा, इस बार के एनुअल बजट्स कैसे देखने को मिलेंगे, वो सारी क्यूज हमें बहुत कीनली वॉच आउट करना पड़ेगा। क्या कैपिटल एलोकेशन पॉलिसी में कुछ बदलाव करने वाली है कंपनी, इन सब पे डिटेल में चर्चा होगी। लेकिन एक काम करते हैं, यहां पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। नंबर्स की हमने काफी तक एनालिसिस कर ली है, अब एक आउटसाइड एक्सपर्ट को, वेटरन को बुला लेना चाहिए। तो ब्रेक के उस पार हमारे साथ सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी साहब होंगे। सेठी जी से समझेंगे दरअसल ये नंबर्स उनको कैसे लगे और इस स्टॉक का परफॉर्मेंस इन नंबर्स के बाद वो कैसे एंटिसिपेट कर रहे हैं।